असम से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। भूकंप आया है असम और आसपास के कई इलाकों में। सुबह 7:51 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई। भूकंप के झटके बिहार और पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए। भूकंप से असम में कई घरों में दीवारों में दरारें पड़ गई, लेकिन फिलहाल ज्यादा नुकसान की खबर नहीं आ रही है। असम के सोनितपुर में भूकंप का यह केंद्र बताया जा रहा है। सुबह 7:51 पर भूकंप से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं और पूर्वोत्तर के कई और इलाकों में भी हल्के, धीमे और साथ ही तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 8 बजे भूकंप के झटके, और हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन से वो इलाके जहां पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। केंद्र इसका सोनितपुर असम बताया जा रहा है। आसपास के इलाकों तक भी झटके महसूस किए गए। ये तस्वीरें देखिए, ये उन्हीं इलाकों से आ रही है जहां पर आज सुबह 7:51 पर भूकंप आया। पंखे, लाइट्स हिलने लगे। लोग डर के वजह से घरों से बाहर निकल आए। सड़क पर एहतियातन लोगों ने तमाम कदम भी उठाए, लेकिन अचानक आए इस भूकंप ने लोगों को डरा और सहमा दिया। सूर्यअग्नि रॉय हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यअग्नि, क्या जानकारी मिल रही है इस भूकंप के मद्देनजर? देखिए नेहा, आज सुबह 7:91 7:51 AM पे असम के तेजपुर इलाके में ये 6.4 रिक्टर स्केल में ये भूकंप आया है। अभी उसके बाद से पश्चिम बंगाल और बिहार, जो कि एडजॉइनिंग स्टेट्स है असम के, वहां पे भी इस भूकंप का प्रभाव पड़ा है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे ना ज्यादा कुछ डिस्ट्रॉय डैमेज हुआ है या फिर कोई भी कैजुअलिटीज अभी तक, लॉस ऑफ लाइफ जिसको हम कह सकते हैं, वो अभी तक कुछ रिपोर्ट अभी हुआ है नहीं। लेकिन सुबह 7:51 पे ये असम के तेजपुर इलाका जो है, वो डिस्ट्रिक्ट जो है, उसको एपिसेंटर माना जा रहा है और एक 6.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। नेहा, सूर्यअग्नि रॉय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से 6.4 पैमाना नापा गया इस भूकंप का, रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता। सूर्यअग्नि, साथ ही कौन कौन से वो इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं और किस तरह की क्षति हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, असम के तेजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी को एपिसेंटर माना जा रहा है। 7:51 पे ये सुबह ही हुआ था। और क्षयक्षति की अगर हम बात करें, डिस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैसिव डैमेज के बारे में नहीं बात करता। अभी तक जो समझ में आ रहा है वो अंडर कंट्रोल ही है, लेकिन इसके आहिस्ते आहिस्ते पता चलेगा कि इसका एक्चुअल डैमेज कितना है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यअग्नि तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात मुंबई की करेंगे, जहां पर मुंब्रा के अस्पताल में आग लग गई। मुंब्रा इलाके के प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आग बीती रात करीब 3:30 बजे लगी। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिस वक्त हॉस्पिटल में आग लगी उस समय कुल 20 मरीज अस्पताल में मौजूद थे। 20 में से 6 ऐसे मरीज थे जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा था। बाकी बचे सभी मरीजों को बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये नॉन कोविड अस्पताल था। तड़के 3:40 पर आग की खबर। कई घंटे लग गए दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में। मुंब्रा में स्थित यह अस्पताल, जो कि नॉन कोविड अस्पताल बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के अस्पताल में हादसे का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 21 अप्रैल को नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों की जान चली गई थी। 23 अप्रैल की अगर बात करें तब मुंबई के विरार के अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई थी। 3 ऐसे मामले अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें अस्पताल में आग लगने से मरीजों की जान चली गई। प्राइम हॉस्पिटल में अंगार लग गया, उसकी वजह तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, जांच होगी। अभी तक उसका ऑफिशियल रिपोर्ट पुलिस थोड़ी देर में देगी। बाकी सब लोगों को विलार हॉस्पिटल, कलसेकर, पुरानी इन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अभी ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन गुजर गया है, उसकी मालूमात कुछ देर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस मिल के आपको देगी। अब कड़वा थाने प्राइम अस्पताल में आज सुबह में आग
3 कोविड पेशेंट की मृत्यु, 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। 7 आईसीयू पेशेंट को इमरजेंसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। परसों ठाणे की वेदांत हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, 6 लोगों की मृत्यु। ये क्या हो रहा है? पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बार बार आग लगने की घटनाएं मुंबई में ही क्यों होती हैं और इस बार आग लगने की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए नेहा, इस वक्त की ताजा जानकारी तो यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तमाम मरीज जो वहां पर एडमिट थे उनका इवैक्यूएशन हो गया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 के आसपास मरीज थे जिनका इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन करीब 6 से 7 ऐसे मरीज थे जो इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। और जब इनको इवैक्यूएट किया जा रहा था, जब इनको इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था, तो उस वक्त करीब 4 मरीजों की मौत हो गई। अब आखिर मौत का कारण क्या रहा, इस वक्त अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आग लगने का कारण क्या रहा, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल तो ये बताया जा रहा है शायद शॉर्ट सर्किट इसका कारण हो सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहली घटना नहीं है। पिछले एक हफ्ते में ही हमने देखा है कि कई बार, चाहे वो भांडुप का इलाका हो, चाहे अब मुंब्रा का इलाका हो, चाहे विरार का इलाका हो, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से कई बार आग लगने की खबरें आ रही हैं, अस्पतालों में से आग लगने की खबरें आ रही हैं। और उससे पहले भी हमने देखा, जब साल शुरू हुआ था तब भी भंडारा इलाके में नागपुर के पास किस तरीके से एक क्रिटिकल केयर यूनिट में आग लगी थी, जिसके चलते 10 मासूमों की मौत भी हो गई थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से राज्य सरकार काफी हरकत में आ गई थी और उसने तमाम राज्य के लोगों को विश्वास दिलाया था कि ऑडिट किया जाएगा, फायर ऑडिट किया जाएगा, सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके ये नियमित तौर से ये इंसिडेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं, और साफ तौर पर यही दर्शाते हैं कि हम अभी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो महाराष्ट्र में दोहरी आफत है, एक तरफ कोविड केस थम नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों में हादसे के खबर लगातार आ रही है। कल कोरोना के मामलों में करीब 20,000 की गिरावट तो दर्ज की गई, लेकिन आज फिर महाराष्ट्र में दैनिक कोरोना केस 66,000 के पार चले गए हैं। 24 घंटे में नए मामले 66,358, मौत का आंकड़ा 895 पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में। कल हालांकि थोड़ी राहत की खबर थी, लेकिन अब एक बार फिर से एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 66,358 नए मरीज महाराष्ट्र में सामने आए हैं। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना से 265 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यूपी में अब एक एक दिन में इतनी मौत हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,993 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस 4,437 मामले लखनऊ से अकेले हैं। यूपी के कई शहरों से ऑक्सीजन की किल्लत, मरीजों की दिक्कत की खबरें आ रही हैं। आज तक ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की, पूछा कि क्या सरकार इस वेव के लिए तैयार नहीं थी। बताइए कि आप लोग बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो गए थे क्योंकि क्या आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस तरह की स्थिति आप फेस कर पाएंगे? अचानक लोग अस्पतालों में पहुंचने लगे, मरने लगे, आपके यहाँ प्लांट में, आपके यहाँ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, तमाम चीजें हो गई। तो क्या मतलब सरकार ने जितनी तैयारी पिछली बार की थी, सेकेंड वेव के लिए आप तैयार नहीं थे? ये देखिए, वैश्विक महामारी के बारे में दुनिया में कोई साइंटिस्ट आपको नहीं मिलेगा जो बता पाएगा कि अगला फेज कब आने वाला है। कोई नहीं बता पाएगा आपको। जब 100-150 का हिस्ट्री आप देखेंगे, जब स्पेनिश फ्लू आता था, जब प्लेग आता था, उस जमाने में तब वैज्ञानिक आपको कभी नहीं बता पाते थे कि कितने दिन में दोबारा होगा या नहीं होगा। लेकिन सर आप अगर देखिए तो ब्राजील में आ गया, अमेरिका में आ गया, इतने लोग मर गए, और सरकार दूसरे फेज के लिए यहाँ तैयार नहीं हुई, जबकि यहाँ के पहले महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में ये सेकंड वेव आ चुका था। नहीं, हमारा तैयारी तो था एक प्रकार से, क्योंकि देखिए जब पिछले वाला जब हुआ था तो आपने देखा होगा 2021-22 का केंद्रीय बजट में 137% का बजट आवंटन अब की पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बजट में आवंटन तो हुआ, लेकिन मतलब ऑन ग्राउंड तैयारी नहीं। ये फरवरी में हुआ था ना, और उसके पहले ऑलरेडी हम लोग को बोल दिया गया था, हमने अपना डिमांड भी भेज दिया था। पहले भी हम लोग को बोला गया था कि आप अपने यहाँ
DSL-2 का लैब का तैयारी करिए, उसका जो प्रपोजल है उसका आप भेजिए हमारे यहाँ, और उसके साथ ब्लॉक बनाइए, जिससे कि आपको अगर कोई इस तरह के फिर दोबारा कोई वायरस आएगा तो उसकी तैयारी के लिए आपको एक ब्लॉक भी बनाना है जिसमें 100। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में तैयारी कम देखने को मिल रही है या फिर यहां पर ही सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार आंकड़े सबको चौंका रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड वेव है जिसके लिए कोई तैयारी नहीं था। ऐसे में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हमेशा केंद्र रहता है, फोकस रहता है, इसी वजह से ये मामले लगातार सामने, उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां से ज्यादा सामने आते हैं। देखिए, सरकार बिल्कुल इस वेव के लिए तैयार नहीं थी। हमने मंत्री से बात की, हालांकि सरकार का दावा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है इस समय और ऑक्सीजन और बेड मौजूद है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आप आगरा, मेरठ, यहां तक कि लखनऊ में भी देखें तो आज भी लोगों को बेड के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। अपने एम्बुलेंस के बाहर लोग घंटों अस्पताल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कल ये जरूर मान लिया है, सरकार के मंत्री ने, कि वो इस वेव के लिए तैयार नहीं थे, उनके पास जितनी तैयारियां थी वो नाकाफी थी, लेकिन अब कोशिश की जा रही है। लेकिन अब कोशिश करने के चक्कर में बहुत देर हो रहा है और बहुत सारे मरीजों की मौत हम लोग देख रहे हैं अस्पतालों में, अस्पतालों के बाहर या होम आइसोलेशन में हो रहा है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से मामले बढ़े हैं या जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उससे उसको लेकर सरकार की तैयारी कम थी, या अब भले सरकार दावा कर ले, लेकिन एक राहत की बात थोड़ी और है कि पिछले 4 दिनों से कम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा थोड़ा कम हो रहा है। हालांकि ये कब स्पाइक दोबारा आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 38,000 से 35,000, 33,000, 32,000 पर यह आंकड़ा आया है। लखनऊ का भी 6,000 से घटकर ये इस वक्त 4400 पर है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर ये घटता है तो लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी अस्पतालों की स्थिति, बेड की स्थिति, ऑक्सीजन की स्थिति की अच्छी नहीं है और इसकी किल्लत लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक के इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली सरकार अलग हालात संभाल नहीं पा रही है। तो बताएं। दिल्ली में भटकते लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने सारे काम वक्त रहते क्यों नहीं किए, जिसका खामियाजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में मचे कोहराम नहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त दिल्ली में मचे इसी कोहराम नहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों की बुनियाद रखी। दिल्ली सरकार हालात संभाल नहीं पा रही तो बताए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो केंद्र के अधिकारी लगाएं। हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा, आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे और कंडीशन भी बताई थी, सब कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। दिल्ली के अस्पतालों का ऑक्सीजन संकट किसी से छिपा नहीं है। जनता फिलिंग सेंटर से अस्पतालों के बीच झूल रही है। इस समस्या का समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, जिससे नाराज होते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक के बाद एक कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। आपका सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है, सिस्टम ठीक कीजिए। अगर आपके अधिकारी हालात को संभाल नहीं सकते तो बताइए, हम तब केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। लोगों को हम मरने नहीं दे सकते। कल तक का समय मिला है दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए हाईकोर्ट के सामने, जिसमें सारी दिल्ली में जो भी ऑक्सीजन सप्लायर्स और ऑक्सीजन रिफिलर्स हैं उनकी सारी स्पष्ट डिटेल्स हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी बोला है दिल्ली सरकार को कि 4 दिनों में वो हर एक व्यक्ति जो राजधानी में जिसकी मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी सारी डिटेल्स भी एक हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सबमिट करनी पड़ेंगी दिल्ली सरकार को। सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, अदालत ने ऑक्सीजन की सप्लाई करने वालों को भी सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोविड की लगातार बढ़ती मार पर ऑक्सीजन का हाहाकार और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, लेकिन साथ में दिए कई अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की नाराजगी की असल वजह कई दिनों से जारी ऑक्सीजन संकट है। लोग परेशान हो रहे हैं और दिल्ली सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की खबर देती दिख रही है, जिससे हालात बदलने में कोई मदद मिलती नहीं दिख रही।
अब एक हम यहाँ पर बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। परिजन इनके बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला ये दोनों पॉजिटिव हैं। और वही है कि कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन करके 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से जवाब तलब किया और ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक पर सरकार से उसका प्लान मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने को कहा। पूछा कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों को जरूरत कितनी है, केंद्र से राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि सभी को वैक्सीन लगाने के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी। इन वैक्सीन के अलग अलग दाम तय करने के पीछे क्या तर्क और आधार है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर अब अदालतों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात का स्पष्ट संकेत है। दिल्ली से संजय शर्मा, कुमार कोणार और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आगरा के अस्पतालों का हाल बेहाल है, न ऑक्सीजन है न बेड्स हैं। जनता इलाज के लिए दर दर भटक रही है। वहीं कई अस्पतालों ने तो नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया है। हमारा पेशेंट है वहाँ पे, घर पे अभी यानी बेड खाली नहीं है, तो कहाँ से इंतजाम करें। सरकार कह रही है कि बेड है, ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, सारे इंतजाम हैं। तो फिर आगरा के अस्पतालों में ये अफरा तफरी क्यों है? क्यों अस्पताल के बोर्ड पर लिखा है कि बेड खाली नहीं और मरीजों के परिवार वालों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है? टीवी पे दिखा रहे हैं कि इतना संडे भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं, योगी जी मोदी जी कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई योगी जी नहीं चल रही है। इतने टन हमने यूपी में गैस भेज दी, एक भी कहना में टन यहाँ पे गैस नहीं है। सब कहना में खाली टीवी में बातें चल रही हैं। मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी नर्सिंग होम के अंदर। ऑक्सीजन गाड़ियां रोक दी गई थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए हॉस्पिटल वाले क्या करते, वो तो क्या कहा उन्होंने फोन करके, वो तो जान बचाने के लिए उन्होंने कहा कि आप अपने मरीज को कहीं शिफ्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है या फिर हम लोग सिलेंडर लेके आए अपने यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना तो दवा की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ तक कहा कि लोग पैनिक ना करें। बेड ही खाली नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, तो कहाँ से इलाज कराएंगे। कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है तो कहीं अपनों के लिए बेड तलाश रहे हैं, तो कहीं कोरोना मरीज की दवाइयों को लेकर मारामारी मची हुई है। 25 को नोटिस लगाया गया, 26 को नोटिस लगाया गया है और 27 तारीख का नोटिस मां भगवती अस्पताल में ये चिपकाया जा रहा है। नोटिस में लिखा है कि मरीज के तीमारदारों को ये सूचना दी जा रही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, इसलिए अपने अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करें। अब जिसको अपने परिवार की फिक्र है, जो चाहता है कि उसका परिवार जिंदा रहे, वो चाहे सर फोड़े, चाहे कुछ भी करे, भीख मांगे, ब्लैक मार्केट से लेकर के आए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर के आए, क्योंकि परिवार के सदस्यों को जिंदा रखना है। ये आगरा की तस्वीर है, सतही तस्वीर है। हवा में क्या वादे किए गए हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आगरा शहर में सिर्फ एक अस्पताल का ऐसा हाल नहीं है, कई अस्पतालों में इसी तरह बेड और ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। अस्पताल मरीज के तीमारदारों को खाली सिलेंडर पकड़ा रहे हैं, साथ में गुहार लगाती चिट्ठी भी, जिसमें प्लांट वाले से सिलेंडर को रिफिल करने की गुजारिश लिखी है। सबको जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन, सबको जरूरत, हाई फ्लो पे चल रहा है, 15 से 20 लीटर, बहुत स्थिति खराब है। जब ये अगर खत्म हो जाते तब आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हो आप? मोर्टेलिटी होगी। आपने लोगों को बोला है लाने के लिए? सबको, कोई भी, सबको हमने कहा, सब हमारे सब उठा ले जाए, भरवा के ले आए। आप दे रहे हैं खुद ही लोगों को? खुद ही। और क्या? अपने पेशेंट्स को, अपने प्रयास से कोई ला सकता है तो ले जाए। आप सिलेंडर दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने ये लिख के दिया हो, इसको भी छाप लीजिए। अच्छा, पर्चे पे लिख के देने के लिए? लिख के देना। ऐसा कोई नहीं है जिसको इन्फॉर्म नहीं है। पूरे शासन प्रशासन को हर जगह ईमेल कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, सब कर दिया, लेकिन कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आगरा के पारस अस्पताल में तो 8 मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मौत हो गई। अस्पताल में काम करने वाली तनु चतुर्वेदी का कहना है कि 7 से 8 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है और हमने इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी थी। अटेंडर भी अगर कहीं से बेचारे लेके आ रहे हैं, अटेंडर पेशेंट के साथ दवाई लग रहा है, हम लोगों को बिल्कुल कहीं से सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्या करें? कितने दिन से इस तरह की दिक्कत हुई आपको? हमें तो सबसे ज्यादा दिक्कत कल ही हुई है। सबसे पहले तो हम प्रोवाइड कर पा रहे थे कहीं ना कहीं से, कल से ज्यादा कल से ज्यादा दिक्कत होगी। बिल्कुल, उनका कहना है कि कई लोगों की डेथ हुई है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होने की।
ऑक्सीजन नहीं होने, वो तो खराब पेशेंट थे। जो ठीक थे L2 टाइप थे वो तो अभी ठीक हैं, लेकिन जो ज्यादा खराब पेशेंट थे बाईपास वेंटिलेटर वाले, उनकी डेथ हुई है। कितने लोगों की हैं? 4-5 पेशेंट हैं ऐसे। पारस अस्पताल पर लगा ऑक्सीजन का मीटर 0 का प्रेशर दिखा रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। आलम ऐसा है कि आईसीयू के बाहर निकलकर डॉक्टर और नर्स इलाज करवा रहे मरीजों के तीमारदारों का नाम लेकर बुला रहे हैं और ऑक्सीजन का इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। उधर ऑक्सीजन प्लांट में भी आफत कम नहीं। फैक्ट्री के मालिक सुनील बताते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन लेने आए लोगों में झगड़ा तक होने की नौबत आ गई है और अब जब ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया। आगरा के जिलाधिकारी भी 24 घंटे तक ऑक्सीजन की किल्लत की बात मान रहे हैं, लेकिन जल्द व्यवस्था ठीक होने की बात भी कह रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, जितने भी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं खासकर, इसके साथ ही जितने सस्पेक्ट हैं या अदर हॉस्पिटल्स हैं, सबको 24/7 ऑक्सीजन आपूर्ति होगी। एक जो कल मिसमैच हुआ, गवर्नमेंट ने आज काफी दे दिया हमारे पास और आगे भी ये आती रहेगी। आगरा में कोरोना के इलाज के लिए भटक रहे लोगों की लड़ाई सिर्फ बेड और सिलेंडर की नहीं है, लोगों को दवाइयां भी आसानी से नहीं मिल रही। कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कस्टमर परेशान है, भाग रहा है, मर रहा है। 0 पे आपने हम नहीं लगाएंगे, मास्क हम नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजर 0 पे ऑक्सीजन चल रही है। डॉक्टर साहब क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो रही है, हमारे प्रशासन करके आ रहा है, एक सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, आदमी मर रहा है। नंबर उठ रहा है, ना कोई हेल्पलाइन उठ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कितना भी इनकार करे या कोई दावे करे, इस महा त्रासदी में बुनियादी चीजों की किल्लत हो रही है, फिर चाहे वो दवा हो, ऑक्सीजन हो या फिर अस्पतालों में बेड हो। जाहिर है, अगर इन परिस्थितियों पर काबू नहीं पाया गया और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बेहतर नहीं हुई तो त्रासदी भयावह हो जाएगी। यहाँ आगरा जमीन पर आई, आपको पता चलेगा कि किल्लत क्या है। लोग अपनों को खो रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं, आगरा में मौतें हुई हैं। SOS भेजा जा रहा है, परिजनों के लिए सिलेंडर आखिरी मोमेंट पर है और अगर हालात पे जल्दी काबू नहीं पाएगा, अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो न जाने कितने लोग अपनों को खोएंगे। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल आगरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। देश में इस वक्त डॉक्टर्स किसी भगवान से कम नहीं, जो पिछले करीब 1.25 साल से इंसानियत को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं सामने जो इस पेशे पर है। अपनों को बचाने के लिए लोग चारों तरफ भाग रहे हैं। इस जंग में जिस दवाई की सबसे ज्यादा मांग है वो रेमडेसिवियर है, लेकिन देखिए इस तस्वीर को। एक तरफ रेमडेसिवियर के इंजेक्शन और दूसरी ओर उसकी कालाबाजारी से कमाई गई लाखों की रकम। ये जुर्म और भी बढ़ जाता है जब ऐसा करने वाला शख्स डॉक्टर हो। गाजियाबाद में इस कालाबाजारी में पकड़े गए 3 लोगों में एक शख्स एम्स का पूर्व डॉक्टर है। पुलिस ने इसके पास से 70 रेमडेसिवियर इंजेक्शन और इंजेक्शन की कालाबाजारी से कमाए 30,10,000 रुपए भी बरामद किए हैं। हमारे कोतवाली थाना एवं स्वाट टीम ने एक सफलता हासिल करी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को लगभग 70 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 वायल टोसिलुजुमैब इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। साथ ही में इस कालाबाजारी से अर्जित लगभग 36 लाख रुपए की नकदी भी हमने बरामद करी है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अल्तमश ही रेमडेसिवियर इंजेक्शन अरेंज करता था, बाकी दोनों आरोपियों के जरिए उसे ब्लैक किया जा रहा था। ये लोग इंजेक्शन 30 से 40 हजार रुपए में बेच रहे थे। अब आपको दिखाते हैं रतलाम की तस्वीर। पुलिस की गिरफ्त में अपना चेहरा छिपा रहे इन लोगों ने इंसानियत को शर्मसार किया है। रतलाम के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारी मिलकर रेमडेसिवियर का घिनौना खेल खेल रहे थे। ये रेमडेसिवियर की खाली शीशियों में नकली दवाई भरकर हजारों की कीमत में लोगों को बेच रहे थे, जिनके पास से पुलिस ने रेमडेसिवियर की खाली बोतलें और नकली सामान जब्त किया है।